हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यूजी। ऑल्दो ये जो वीडियो है मैं नीट के पर्सपेक्टिव से नहीं बना रही हूँ। ये मैं वीडियो बना रही हूँ बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, कि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन 4 मार्च को देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है। लेकिन जो नीट एस्पिरेंट्स है, रुक जाओ, मैं तुम लोगों को भी एड्रेस करने वाली हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए भी इस वीडियो में। तो बेसिकली मैं अपने सारे डिस्कशन को सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से रखूंगी, और जो लेटेस्ट फिजिक्स एनसीईआरटी है क्लास 12 फिजिक्स की, उसकी हेल्प से मैं तुम्हें चैप्टर वाइज बता दूंगी कि कौन कौन से वो सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो मैं एज अ टीचर रिकमेंड करती हूँ कि तुम्हारे बिल्कुल टिप्स के ऊपर होने चाहिए अगर तुम 4 मार्च को अपने फिजिक्स के एग्जामिनेशन देने के लिए बैठने वाले हो। जो बच्चे नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटी सी वीडियो है, तुम भी इस छोटी सी वीडियो को देख सकते हो। मैं बिकॉज जब भी हर एक टॉपिक की बात करूंगी जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो अगर मुझे लगता है कि वो नीट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम लोगों को गाइड कर दूंगी। ये वीडियो तीनों तरीके के बच्चे देख सकते हैं, चाहे तुम सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या तुम सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर तुम बोर्ड्स और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इस एक वीडियो की हेल्प से तुम्हें पता लग जाएगा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और उनमें से नीट के पर्सपेक्टिव से भी कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं। शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि क्लास 12 बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में जो जो बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए हम लोगों ने एक बहुत तगड़ी 7 से 8 घंटे की मैराथन प्लान की है, जिसके अंदर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनके कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हारा जो टाइम है, तुम्हारा जो फोकस है, बिल्कुल उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जाए जहां से मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। अगर तुम बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें तो ये मैराथन बिल्कुल भी नहीं मिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले एक ही क्लास में 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और वो जिन 100 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एक ही साथ उनका बहुत अच्छे से डिस्कशन होना बहुत ही टाइम एफिशिएंट वे है पढ़ने का। तो आप ज़रूर से अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आइएगा इस क्लास में, और भी जो आपके दोस्त हैं जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें भी ये लिंक सेंड कीजिएगा। बाकी जो नीट का बच्चा है वो भी डेफिनेटली ये वाली क्लास को लगा सकता है। ये जो सुपर मैराथन है कल इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, मतलब 3 मार्च को इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 10 बजे लाइव होने वाली लाइव मैराथन होगी। मैं और रवीना मैम दोनों मिलके पूरी की पूरी क्लास 12 फिजिक्स में से टॉप 100 क्वेश्चंस को, टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और तुम्हें बोर्ड्स के लिए तो तैयार करेंगे ही, लेकिन नीट के लिए भी तैयार करेंगे। तो टॉपिक पे आते हुए, ये तुम्हारी फिजिक्स की एनसीईआरटी है जिसके अंदर मैंने सिर्फ वो वाली स्लाइड्स रखी हुई है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि भाई देखो, ये फिजिक्स एनसीईआरटी में एक डेरिवेशन है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे पिछले जो बोर्ड के एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करें तो बच्चों देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल होता है इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए, एक्सियल पॉइंट के ऊपर भी आनी चाहिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर भी आनी चाहिए, और जो गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस हैं उनकी डेरिवेशंस आनी चाहिए। चाहे मैं एक लीनियर चार्ज के डेरिवेशन की बात करूं, लीनियर चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, प्लेन शीट की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या फिर एक स्फेरिकल शेल की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है, ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करूं तो जब हम लोग एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कैसे हम लोग उसकी पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं, कैसे हम लोग उसके टॉर्क को निकालते हैं, मुझे लगता है कि ये सब तुम लोगों को आना चाहिए। अभी तक मैंने जितने भी डेरिवेशंस की बात की है, सारी की सारी डेरिवेशंस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैसे हम लोग कैपेसिटेंस निकालते हैं। वैसे तो देखो, नीट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ ना, तो हम तो बहुत मतलब बहुत सारे केसेस लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं फुली इमर्ज, या सिर्फ एयर रखते हैं, या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं पार्शली इमर्ज, या मेटल स्लैब रखते हैं फुली इमर्ज, या मेटल स्लैब रखते हैं पार्शली इमर्ज। दो अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, 3 अलग अलग तरीके के डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब और मेटल स्लैब रखते हैं, तब कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जब हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें जिसके बीच में एयर हो, उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है, और उसके बीच में जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो ओम्स लॉ, जो बेसिक ओम्स लॉ की जो वेक्टर इक्वेशन है, इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है किस तरीके से तुम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में लिखते हो। फिर बाद में आ जाता है जब हम सेल्स को पैरेलल में रखें और सीरीज में रखें, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बेसिक किरचॉफ लॉज लग रहे हैं।
मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कैसे एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक्सिल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होती है, बोर्ड्स और नीट दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर मानो मैं एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर लूँ तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर वाले पॉइंट पे होती है, बाहर वाले पॉइंट के ऊपर होती है, सरफेस के ऊपर होती है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में एक सोलेनॉइड की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे दो करंट कैरिंग वायर्स, चाहे करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है उन दोनों के बीच में, नीट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एक करंट कैरिंग लूप को रखते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कैसा टॉर्क लगता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर का भी जब हम लोग डेरिवेशन निकालते हैं ना कि भाई अगर इतना करंट जाए तो उसके अंदर इतना ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, तो वो जो डेरिवेशन इसी के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, ये वाले फॉर्मूला की मैं बात कर रही थी। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर में देखो सिर्फ एक ही चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगी है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डेरिवेशन की अभी मैं बात कर रही हूँ, विच इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैं बात करूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, यार देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो सोलेनॉइड्स के बीच में कितना होता है, चाहे उन दो सोलेनॉइड्स को मैं कैसे भी रख सकती हूँ, देखो दो सोलेनॉइड्स हो गए और दो सर्कुलर कॉइल्स हो गए। तो अगर मानो मेरे पास दो सोलेनॉइड्स हैं जिनकी जो एक्सियल लाइन है एक दूसरे से पैरेलल है, या फिर मानो दो सर्कुलर कॉइल्स हैं जिनका जो सेंटर है वो कोसेंट्रिक है, दोनों के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो निकालनी आनी चाहिए, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी आनी चाहिए एक सोलेनॉइड की, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अल्टरनेटिंग करंट में देखो ऐसा कोई खास डेरिवेशन है नहीं यहाँ पे, लेकिन जो पावर इन एन एसी सर्किट आता है, तो पावर इन एन एसी सर्किट को जब तुम लिखते हो P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, तो मुझे लगता है ये जो ऑल दो बड़ी छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन नीट और बोर्ड्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स में ऑब्वियसली बात है, स्नेल्स लॉ तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा एक स्फेरिकल सरफेस है उसके ऊपर कैसे रिफ्रैक्शन होती है ना, दो स्फेरिकल सरफेसेस हो, है ना, तो किस तरीके से हम लोग उन दोनों को कंसिडर करके लेंस मेकर्स फॉर्मूला तक जाते हैं, तो ये सारी की सारी डेरिवेशंस बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो यार नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेरिवेशन है एक बार डिस्कस जरूर कर लो, लेकिन ऐसे नहीं कि वो जो डेरिवेशन है तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए वरना नीट नहीं क्रैक हो। फिर कैसे रिफ्रैक्शन ड्यू टू द प्रिज्म होता है, तुम लोग ये वाले फॉर्मूला तक पहुंचते हो पता होना चाहिए। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तुम्हारे, है ना, चाहे मैं यहाँ पर बच्चों माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो देखो मैग्निफिकेशन लिखने आनी चाहिए माइक्रोस्कोप की, चाहे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या फिर वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो। उसी तरीके से ये यहाँ पर भी देख लो डायग्राम्स वगैरह, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। उसी तरीके से अगर मैं टेलीस्कोप की बात करूँ तो टेलीस्कोप की भी मैग्निफिकेशन बच्चों तुम लोगों को निकालनी आनी चाहिए। ये जो डेरिवेशन है अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन के लिए होने चाहिए, बाकी ये वाले फॉर्मूलाज वो हैं जो तो मैं तुम लोगों को बोलूंगी याद ही कर लो, है ना, नीट के स्टूडेंट्स के लिए बोल रही थी। अब अगर मानो मैं बात करती हूँ एटम्स चैप्टर की, तो डुअल नेचर में एज सच मुझे कोई डेरिवेशन दिखे नहीं जो मैं डिस्कस करना चाहती थी। अब अगर मैं बात करूँ एटम्स चैप्टर की, तो एटम्स चैप्टर में ये कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी शेल में होता है तो किस तरीके से हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, कैसे हम लोग उसके रेडियस को लिखते हैं, कैसे हम लोग उसकी टोटल एनर्जी को लिखते हैं, ये दोनों नीट और बोर्ड्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए बच्चों वो सारी की सारी डेरिवेशन जो मैं चाहती हूँ तुम्हारे टिप्स के ऊपर हो। मैंने नीट एस्पिरेंट्स को भी गाइड कर दिया है, मैंने बोर्ड्स के एस्पिरेंट को भी गाइड कर दिया है। दैट इज ऑल एवरीवन। जो कल की मैराथन का लिंक है तुम लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं फिर बच्चों कल सुबह हम लोग 10 बजे एक बहुत शानदार मैराथन में। अगर रेडी हो बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अगर रेडी हो नीट को क्रैक करने के लिए, लेट मी सी सम हैशटैग नो मैटर व्हाट इन द कमेंट सेक्शन। दैट इज ऑल। adios।